नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप हैं द साइलेंट जोन पर और मैं हूँ परमिता। जारी है मालती जोशी जी की कहानी परिणय का दूसरा भाग। चलिए शुरू करते हैं। उस दिन मैं और जीतू पिक्चर देखकर लौट रहे थे। वैसे मैटनी में अक्सर चली जाती हूँ, पर बहुत दिनों बाद गाइड देखने का सुयोग बना था। उसका लोभ मैं संवरण न कर सकी। पिक्चर समाप्त हुई और जैसा कि तय था, हॉल से बाहर निकलते ही मेरे सिर में दर्द होने लगा। जीतू गाड़ी रोक दो। रास्ते में एक मेडिकल स्टोर नजर आते ही मैंने कहा, क्यों? दवा लेनी है। घर में दो डॉक्टर हैं, पर तुम्हें केमिस्ट के यहाँ गए बिना चैन नहीं आता। उसने गाड़ी रोकते हुए कहा, घर में डॉक्टर हैं, इसीलिए तो मुसीबत है। कोई अपने मन की दवा ले ही नहीं सकता। इससे रिएक्शन होता है, इससे हार्ट पर प्रेशर पड़ता है और भी न जाने क्या क्या। भुनभुनाती हुई मैं उतर पड़ी। वो भी पीछे पीछे चला आया। शायद देखना चाहता था कि मैं कौन सी गोलियां ले रही हूँ। हम लोग स्टोर में घुसे ही थे कि आवाज़ आई, जीजाजी नमस्ते। चौंक कर देखा, बड़े बड़े नीले फूलों वाला गुलाबी सलवार सूट पहने एक प्यारी सी शोक सी लड़की जीतू से नमस्ते कर रही है। आप? मैंने ठीक से पहचाना नहीं। जीतू ने हकलाते हुए कहा, अरे इतनी जल्दी भूल गए। श्रीमान जी, मैं अन्नू हूँ। ओह, एकदम जैसे जीतू को सब कुछ याद आ गया। अपनी इकलौती साली को इतनी जल्दी भूल गए। फिर मेडिकल की पढ़ाई आपने कैसे पूरी की होगी? हमने तो सुना था आप बड़े स्कॉलर हैं। मेडिकल कॉलेज में फैंसी ड्रेस थोड़ी सिखाया जाता है। उस दिन तो आप सफ़ेद सी साड़ी वाड़ी पहनकर बड़ी सोबर सी लग रही थी। उस दिन स्कूल जा रही थी ना, वहाँ तो भाई सोबर बनकर ही जाना पड़ता है। तो पढ़ाती भी हैं? हे भगवान, इस देश का क्या होने वाला है। जीतू भी अब मूड में आ गया था। देश की चिंता मत कीजिए जीजाजी, जो बच्चे आपके इलाज से बच जाएंगे वो ही मेरे स्कूल में आएंगे। मैं काउंटर पर खड़ी खड़ी उस नोक झोंक का मजा ले रही थी। जब बिल चुका कर लौटने लगी तब अन्नू ने मुझे देखा। नमस्ते आंटी, उसने विनम्रता से सिर झुका कर कहा और पास आकर खड़ी हो गई। कैसी हो बेटे? माँ कैसी है? मैंने औपचारिकता निभाई। माँ का तो आंटी चलता ही रहता है, उन्हीं की दवाइयाँ लेने तो आई हूँ। उसने कंधे पर लटका बैग खोलकर दिखाते हुए कहा, चलो तुम्हें घर छोड़ दें? मैंने दुकान से बाहर निकलते हुए कहा, नो आंटी, मेरे पास तो अपना लोहरथ है। पर ये बताइए, आप लोग घर कब आ रहे हैं? उस दिन ताऊ जी कह रहे थे कि जीजाजी एक दिन माँ को देखने जरूर आएंगे। मैंने जीतू की ओर देखा। वो कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, अनु जी, आपके घर हम आएंगे जरूर, पर एक शर्त है। फरमाइए। कुछ देर वो पसोपस में चुप रहा, फिर बोला, मम्मा तुम चलकर बैठो, मैं अभी 1 मिनट में आया। बच्चे इस तरह लिहाज करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। वैसे शर्त क्या मुझसे छिपी हुई थी? सीमा को भी उसके साथ अन्नू के यहाँ बुलवाने की बात होगी, और क्या। 5-6 दिन बाद एक दोपहर का खाना खाते हुए उसने पूछा, मम्मा शाम का कोई कार्यक्रम तो नहीं है? नहीं तो क्यों? अन्नू के यहाँ चलना है। मैं चलकर क्या करूँगी रे? यूं ही तुम लोगों को असुविधा होगी। हम लोगों से मतलब यही कि सीमा भी आएगी ना वहाँ? नहीं, उसके साथ सुबह इंदौर कैफे में डोसा खा चुका हूँ, यही तय हुआ था। उसने रूखे रूखे अंदाज में कहा था। मैंने गौर से देखा, उसका चेहरा भी बुझा बुझा सा था। शाम को कुछ यूं ही मूड में हम लोग रवाना हुए। अपनी कार हम लोगों ने जानबूझकर छोड़ दी थी। हमने स्कूटर ले लिया था जो बाहर बाहर चलता हुआ ठीक उस घर के सामने जाकर रुका था। वो प्रतीक्षा में द्वार पर ही खड़ी थी। हमें देखते ही उसकी आंखें प्रसन्नता से चमक उठी।
पहले कमरे में ही अन्नू की माँ का बिस्तर लगा हुआ था। उम्र पता नहीं क्या रही होगी, पर जीवन संघर्षों और बीमारियों ने उस औरत को बुरी तरह थका दिया था। कुछ औपचारिक चर्चाओं के बाद जीतू बोला, मम्मा आप लोग थोड़ी देर गपशप करो, तब तक मैं इन्हें देख लेता हूँ। अन्नू मुझे भीतर लिवा ले गई। 2 ही तो कमरे थे, बीच में आंगन और उस पार रसोई। उसने बताया कि बाहर के कमरे में रहने से माँ को अकेलापन नहीं सताता। दरवाज़ा भी पलंग पर बैठे बैठे खोल लेती है। सुबह शाम कोठी से कोई नौकरानी आकर चौका बर्तन सफाई कर जाती है, पर बाकी समय तो उन्हें अकेले ही रहना पड़ता है। आंगन में उसने कई गमले लगा रखे हैं। मैं मूढ़े पर बैठे बैठे उन खूबसूरत फूलों को देखती रही कि कुछ ही क्षणों में जीतू आ गया। हाथ धुलवाएंगी? जीतू ने कहा। वही जामुन के थाली में अनु हाथ धुलवाने लगी। कैसी है माँ? अनु ने अधीरता से पूछा। वो चुपचाप हाथ धोता रहा, बेमतलब देर लगाता रहा। माँ ठीक तो हो जाएंगी ना? उसने दोबारा पूछा। इस बार उसकी आवाज़ कांप रही थी। अनु जी, हमने तो आपका वादा पूरा कर दिया, पर आपकी बात तो अधूरी रह गई। तो इसका हम क्या करें? शर्त तो सिर्फ दीदी को ले आने भर की थी। अब वो बुत बनी बैठी रही तो हम क्या करें? हाँ, आप कर ही क्या सकती हैं? एक कप चाय तो पिला सकती है ना? ओ श्योर। एकाएक उसका चेहरा खिल उठा। माँ के बारे में पूछते हुए 2 आंसू बरबस गालों पर लुढ़क आए थे। वे अब धूप के ओस कण की तरह चमकने लगे थे। आप थोड़ी देर माँ के पास बैठिए आंटी, मैं चाय लेकर अभी आई। हम दोनों फिर से बाहर जाकर बैठ गए। थोड़ी देर तक गुमसुम बैठने के बाद जीतू ने कहा, चाची जी, यहाँ आसपास आपके कोई रिश्तेदार नहीं हैं? हैं क्यों नहीं बेटा, पर अपना कहलाने लायक कोई नहीं है। 4 चाचा हैं अनु के, पर पिछले 10 साल से किसी ने एक बार भी इधर का रुख नहीं किया है। अनु के मामा तो होंगे, एक हैं, और उनका अपना ही परिवार इतना बड़ा है, फिर परिस्थिति भी साधारण है। उन पर बोझ बनने की अपेक्षा अपनी ही कमाई खाना अच्छा लगा। अब तक तो ईश्वर ने आन निभा दी है। अब 2 साल से लड़की खट रही है। पर तुम क्यों पूछ रहे हो बेटा? कुछ नहीं, ऐसे ही। आप बीमार चल रही हैं, अनु नौकरी करती है, कोई जिम्मेदार आदमी पास रहे तो ठीक रहता है। मुझे मालूम है बेटे, दिन पर दिन मैं खींचती जा रही हूँ। जिंदगी से मुझे कोई मोह भी नहीं है, पर मुझे इतना जिला लो कि अनु को अपने हाथों विदा कर सकूं। कहते हुए माँ का स्वर कातर हो आया था। आप तो पता नहीं क्या सोच बैठी। उसके पूछने का मतलब ये नहीं था। मैंने ढाढ़स बंधाते हुए कहा, अभी तो आपको जीना है, अनु के बच्चे खिलाना है, शादी तो हो जाए पहले। शादी की चिंता क्यों करती हैं आप? लड़की तो हीरा है, मैंने कहा। उससे क्या होता है बहन जी, कोरी लड़की कौन ब्याहता है आजकल। सच है, भगवान लड़की दे तो तिजोरी भर धन भी दे, नहीं तो व्यर्थ है सब। उन्होंने उस सांस लेकर कहा। उसी समय हाथ में ट्रे लेकर अनु ने प्रवेश किया। माँ ने अपनी रामायण शुरू कर दी ना? उसने नाश्ता लगाते हुए कहा। इसीलिए तो सब यहाँ आने से घबराते हैं। आंटी बेचारी पहली बार आई है, उन्हें भी बोर कर दिया तुमने। माँ बेचारी खिसिया कर चुप हो गई। उनका मन रखने के लिए मुझे कुछ कहना चाहिए था, पर समय पर कुछ सूझ ही नहीं पड़ा। उधर चाय नाश्ते का दौर शुरू हो गया था। थोड़े समय में लड़की ने काफ़ी कुछ तैयार कर ली थी, पर मुझसे कुछ खाया नहीं गया। बीमार के कमरे में एक अजीब सी गंध बसी रहती है। डॉक्टर की पत्नी होने के बावजूद मैं उसकी अभ्यस्त नहीं हो पाई हूँ। हम लोग उठने लगे तो अनु की माँ ने अनु से जीतू का टीका करने को कहा और उसके हाथ में 21 रुपये रखे। वो एकदम तमतमा गया। बोला, आप क्या मुझे फीस दे रही हैं?
मैं तो घर का आदमी बनकर यहाँ आया था, डॉक्टर बनकर नहीं। अनु की माँ ने दोनों हाथ माथे से छुआते हुए गिड़गिड़ा कर कहा, फीस नहीं है बेटे, तुम्हारी फीस देने की सामर्थ्य नहीं है मेरी। इस घर के दामाद हो तुम। अनु और सीमा में मैंने कभी फर्क नहीं किया। तुम घर के बड़े दामाद, पहली बार घर आए हो, खाली हाथ कैसे जाने दूं? चाहिए तो था कि हम बहन जी का भी कुछ सत्कार करते, पर उतनी सामर्थ्य ही कहाँ है, बस हाथ भर जोड़ लेते हैं। इतना कहते हुए भी वे हाँफ गई थी। शगुन के रुपए हैं, ले लो बेटा। मैंने जीतू की जेब में जबरदस्ती वे नोट ठूसते हुए कहा। मैंने देखा अनु की माँ की आंखें तरल हो आई है। जीतू ने कोई प्रतिवाद नहीं किया, पर वो गुमसुम हो आया था। सड़क तक हमें छोड़ने आई अनु ने भी इसे लक्ष्य किया। बोली, जीजा जी प्लीज़ माँ की बातों का बुरा न मानिएगा, कभी कभी वो बेहद भावुक हो जाती है। उनकी तबीयत को देखकर हर बात मान लेती हूँ मैं। आप भी? नहीं अनु, मैंने किसी भी बात का बुरा नहीं माना, जीतू ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा। माँ लोगों की बातों का कोई बुरा मानता है भला? अनु तो आश्वस्त होकर घर लौट गई, पर जीतू सारे रास्ते वैसे ही चुपचाप रहा। मैंने समझाया भी, इतना संकोच करने की जरूरत नहीं है। कल को तेरी शादी होगी तो मैं अनु को 20 की जगह 120 की साड़ी पहना दूंगी, पर आज अगर रुपए लौटा दिए जाते तो दोनों माँ बेटी यही समझती कि उनकी परिस्थिति का मखौल उड़ाया जा रहा है, पर वो उसी तरह गंभीर बना रहा। रात अचानक मेरे मन में एक बात कौंधी और मुझे उसके उखड़े मुड़ का कारण समझ में आ गया। बत्ती बुझाकर सो चुके थे हम लोग, फिर भी मैं धीरे से उठाई और जीतू के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला ही था और वो रोज की तरह बेड लैम्प जलाए पड़ रहा था। मुझे देखते ही हड़बड़ाकर उठ बैठा और बोला, क्या बात है मम्मा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? उसके स्वर में घबराहट थी। मुझे कुछ नहीं हुआ है रे, पास पड़े स्टूल पर बैठते हुए मैंने कहा। पर मुझे एक बात बता, क्या सचमुच सीमा ने आज तुझसे बात नहीं की? क्यों नहीं? कम से कम इतना तो साबित हो ही गया कि वो गूंगी नहीं है और हकलाती भी नहीं। मजाक रहने दे, मुझे ठीक से बता, अगर सचमुच उसका व्यवहार ऐसा ही रूखा रहा है तो मैं इनसे कल ही कह दूंगी। ऐसी घमंडिन लड़की मेरे घर में तो नहीं चलेगी। जीतू ने कोई उत्तर नहीं दिया, वैसे ही मुंह लटका कर बैठा रहा। और इस जरा सी बात के लिए तू क्यों मन खराब कर रहा है? दुनिया में क्या और लड़कियां नहीं है? मम्मा, अगर मैं उदास हूँ तो सीमा के लिए नहीं, सारी शाम मैं सिर्फ अनु की माँ के लिए सोचता रहा हूँ। क्यों? उनकी हालात बहुत ख़राब है मम्मा, हार्ट एकदम डैमेज है, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। पैरालिसिस का एक अटैक उन्हें हो चुका है, दूसरा किसी भी समय हो सकता है, और वो इतना आसान नहीं होगा। पैरालिसिस? पर उनकी उम्र तो इतनी ज़्यादा नहीं लगती। उम्र से क्या होता है? ब्लड प्रेशर तो है, डायबिटीज़ तो है, शुगर का परसेंटेज कितना हाई जा रहा है। उनका चार्ट देखती तो तुम्हें घस आ जाता। कोई जिम्मेदार आदमी घर में होता तो मैं स्थिति की गंभीरता से उसे परिचित कराता, पर ले देकर बस वही एक लड़की है घर में, उससे कोई क्या कहे, कैसे कहे? सच ही तो कह रहा था वो। जया सगाई से 4-5 दिन पहले ही आ गई थी। आते ही वो शुरू हो गई, मम्मा लड़की खूब सुंदर है ना, नहीं तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगी। अब जैसी भी है देख लेना, मैंने चुटकी लेते हुए कहा। नहीं मम्मा, ऐसा गजब ना करना, अपने यहाँ इतने रिश्ते में लौटा चुकी हूँ, सबसे कह रखा है एक ही बहू आएगी घर में तो वो ऐसी वैसी नहीं चलेगी। अब जो ये लड़की सुंदर ना हुई तो लोग मेरा मजाक बना डालेंगे। मेरी जेठानी तो अब भी से कह रही है
कि देखें कौन सी अप्सरा आएंगी। उनकी भतीजी के लिए मना करके मैंने उन्हें खूब नाराज कर दिया है ना। यहाँ भी तो वही हाल है। मैंने कहा, लोग बाग अपनी लड़की देखते नहीं और मुंह उठाए चले आते हैं, और मना कर दो तो हमेशा के लिए मुंह फुला लेंगे। जब से बात पक्की हुई है बस यही चर्चा है कि हमने बस पैसे का मुंह देखकर ही हाँ की है। अब तो बस यही लगता है कि कब शादी हो, कब बहू घर में आए। एक बार उसे देख लेंगे तो अपने आप सबके मुंह बंद हो जाएंगे। मेरी बात से जया की उत्सुकता चरम सीमा पर पहुंच गई। मैंने भी उसे ज्यादा प्रतीक्षा कराना उचित नहीं समझा। दूसरे ही दिन सीमा को बुलावा भेजा। सगाई की साड़ी खरीदने का बहाना था ही। वैसे भी मैं अब तक जया के लिए रुकी हुई थी। सोचा लड़कियों की पसंद से ही खरीदना ठीक रहेगा। रोज रोज कोई इतनी महंगी साड़ी तो खरीदता नहीं। रामदास जी स्वयं बेटी को लेकर उपस्थित हुए। हाथ जोड़कर बोले, आपका आदेश टाला नहीं जा सकता था, इसीलिए ले आया हूँ। वैसे उसकी अपनी कोई पसंद नहीं है, आप जो भी पहनाएंगी पहन लेगी। मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि खरीदारी का तो बहाना है, दरअसल जया उसे देखना चाहती थी। मेरी बात से उनका सारा संकोच दूर हो गया। बार बार ये कहकर कि लड़की अब आपकी है, जब चाहे बुलवा लीजिएगा, वो वापस लौट गए। मैं जानबूझकर उन लोगों के साथ बाजार नहीं गई। सीमा के साथ अन्नू आई थी। मैंने जया के साथ जीतू को कर दिया। सोचा सब बराबर उम्र वाले साथ रहेंगे तो ठीक रहेगा। मेरी वजह से बेचारे यूं ही संकोच में पड़ जाएंगे। अन्नू और जीतू की नोकझोंक तो रामदास जी के जाते ही शुरू हो गई थी। बोली, जीजा जी आज तो ताऊ जी का लिहाज करके चली आई, पर ये मत जानिएगा कि हर बार इसी तरह दीदी के साथ घिसटती चली आऊंगी। भविष्य में बाकायदा निमंत्रण भेजना पड़ेगा। आखिर हमारी भी कोई प्रेस्टीज है। क्यों नहीं, क्यों नहीं, आपकी प्रेस्टीज का तो हमें ख्याल सबसे पहले रखना है। हमारी वकील तो आप ही हैं। जीतू ने कृत्रिम गंभीरता से कहा और डायरी निकालते हुए बोला, लाइए जरा अपना पता तो लिखवाइए। मैं तो अन्नू के आगे कुछ भी नहीं जानता। अनुराधा, अनुपमा या कि पौराणिक अनुसुईया? गलत। लगता है नामों के बारे में आपका ज्ञान बहुत सीमित है। श्रीमान जी, मेरा नाम अनुप्रीता है। ओह, व्हाट ए लवली नेम। बस, हाय जीजा जी, आप कभी न हुए, नहीं तो कहते, वाह जैसी आप हैं वैसा ही सुंदर आपका नाम है। मुझे दुख है अनु जी कि मैं डॉक्टर हूँ। सच बात कहता हूँ जो अक्सर कड़वी होती है। कहिए तो। कहना चाह रहा था कि काश आप भी उतनी सुंदर होती जैसा आपका नाम है। हाँ ठीक तो है। अब तो आपकी नज़रों में एक ही व्यक्ति सुंदर रह गया है। कहते हुए उसने होंठ भींच लिए। पलकों के किनारे भीग गए। मैंने जीतू को डांट कर चुप कराया तो बोला, बस इतने में ही रो दी। और आपके ताऊ जी कह रहे थे एक ही साली है पर 10 के बराबर है। हमने तो सिर्फ बानगी पेश की थी और आपके छक्के छूट गए। उनकी इस जुगलबंदी का हम सभी मजा ले रहे थे। जीतू की आखिरी बात पर तो सब लोग ठठाकर हंस पड़े। अन्नू भी बहादुरी के साथ मुस्कुरा दी। इसी हंसी खुशी के वातावरण में सब लोग घर से विदा हुए और उन लोगों के चले जाने के बाद मुझे याद आया कि इस सारे शोर शराबे के बीच सीमा एकदम गुमसुम बैठी हुई थी। बोलना तो दूर, वो एक बार मुस्कुराई तक नहीं। शर्मीली बहुत लड़कियां देखी हैं मैंने, पर उनके अधमुंदे होठों से, नथ पलकों से हंसी की किरणें निरंतर फूटती रहती है। सीमा शर्मीली नहीं, घुन्नी लड़की है। जीतू जैसे हंसमुख लड़के के साथ उसका निवाह कैसे हो सकेगा, या उसे भी अपनी तरह मनोज बनाकर रख देगी। जब से ये शादी तय हुई है मैं इसी चिंता में घुली जा रही हूँ।
इनसे तो कुछ कहना ही बेकार है। एक बार मुंह खोलने का प्रयास किया था तो बुरी तरह डांट खानी पड़ी थी। बोले, तुम तो जीतू को अभी दूध मुआ बच्चा ही समझती हो। वो तुम्हारे सामने नाटक करता है और बाहर उसे लेकर होटलों में घूमा करता है। होटल में सिर्फ एक बार गया था जी, तभी तो। एक बार या 100 बार, उससे क्या फर्क पड़ता है। अपने लाडले को समझा दो, ये हिंदुस्तान है, अमेरिका नहीं है। यहाँ की लड़कियाँ एरे गेरों के साथ होटलों में नहीं जाया करती। और बात फिर दब गई थी। पर जितनी बार सीमा को देखा है, यही लगा है कि इस लड़की से मेरा या जीतू का निर्वाह कैसे होगा। कोई और लड़की होती तो इतने दिनों में घर से एक आत्मिक संबंध स्थापित कर लेती, पर ये आज भी उतनी ही पराई लगती है। बाजार से लौटी जया तो भरी हुई थी। साड़ी का डिब्बा मेरे सामने पटक कर बोली, लो देख लो, पूरे 700 की साड़ी है। पर महारानी ऐसे मुंह बनाती थी जैसे उनके लिए छीट खरीदी हो। मैंने डिब्बा खोलकर देखा। रानी कलर की बनारसी रेशम जरी की बूटियों से झिलमिल कर रही थी। उसे पसंद नहीं आई? मैंने अधीर होकर पूछा। अरे मुंह खोलकर कहे तब ना। मूर्ति की तरह कोने में बैठी रही। हाथ लगाना तो दूर, एक बार आंख उठाकर नहीं देखी। वो सिलविल भी साथ में थी तो ठीक रहा। उसी की मदद से चुनाव कर डाला। मेरा मन एकदम बुझ गया। माना कि बड़े घर की लड़की है, बनारसी साड़ी उसके लिए अनोखी चीज नहीं है, पर सगाई की साड़ी के साथ तो एक भावात्मक संबंध होता है। मुंह से कुछ न कहे तो आंखों से ही बहुत कुछ कहा जा सकता है। कम से कम जया का मन तो रह जाता। वो तो इतनी आहत होकर लौटी है कि बहू की रूप चर्चा उसके सामने व्यर्थ ही है। मुझे यही तो डर लगता है रे, मैंने कहा। अजीब घुन्नी लड़की है, जीतू के साथ पता नहीं कैसे निभेगी। घुन्नी नहीं है मम्मा, घमंडी है। तुम तो अब अपनी चिंता करो, जीतू के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनकी तो खूब घुट रही है। अभी आते आते भी उसने एक चिट्ठी चुपके से पकड़ाई है, मैंने साफ देखा है। जया की बात ने सचमुच चौंका दिया मुझे। सोचा, ये ठीक ही कहते हैं, जीतू यूं ही मेरे सामने नाटक करता होगा। मैं भी तो पागलों की तरह उसके पीछे पड़ जाती हूँ। सीमा ने क्या बात की, कैसे की, बेचारा जवाब दे भी तो क्या। कुछ भी हो, मन से एक बोझ तो उतर ही गया। तीसरा वो आखिरी हिस्सा सुनेंगे पार्ट 3 में। सुनते रहिए द साइलेंट जोन।